नमस्ते। कोशिका विज्ञान एवं आनुवांशिकी बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड पेपर है आपका। सेकंड पेपर में मैंने 2 यूनिट करवा दी है। फर्स्ट यूनिट जो है उस यूनिट में कोशिका का परिचय एवं कोशिका कला के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद में कोशिका कला अभिगमन एक नया टॉपिक है, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं तो देखते हैं कोशिका कला अभिगमन क्या होता है। कोशिका कला अभिगमन सामान्य बात है, यानी कोशिका कला के अंदर कुछ पदार्थों का परिवहन होना, यानी कुछ पदार्थों का बाहर आना या अंदर जाना या भीतर जाना कोशिका कला अभिगमन कहलाता है। मतलब कोशिका के द्वारा, कोशिका के अंदर कोशिका कला के द्वारा पदार्थों का, चयनित पदार्थों का अंदर जाना और बाहर आना कोशिका कला अभिगमन कहलाता है। अब कोशिका कला अभिगमन या परिवहन जो है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है निष्क्रिय अभिगमन और दूसरा होता है सक्रिय अभिगमन। निष्क्रिय अभिगमन को पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं और सक्रिय अभिगमन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। देखिए निष्क्रिय अभिगमन क्या होता है। निष्क्रिय अभिगमन या पैसिव ट्रांसपोर्ट, यह क्रिया पदार्थों की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। इस विधि से मुख्यतः आयन, कार्बनिक पदार्थ के अणु जैसे कि शर्करा, अमीनो अम्ल आदि धीमी गति से गमन करते हैं। इसमें देखिए होता क्या है, बिना ऊर्जा के कुछ पदार्थों का, जैसे नाम दिया है यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ, तो कार्बनिक पदार्थों का, आयन का, इनके अणुओं का, जैसे शर्कराओं का, अमीनो अम्लों का आदि का जो है धीमी गति से, मंद गति से जो है गमन या परिवहन क्या कहलाता है, निष्क्रिय अभिगमन कहलाता है। यहाँ पर होता क्या है, उच्च सांद्रता, यानी जहाँ पर सांद्रता इनकी अधिक होती है वहाँ से ये स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं गमन करना और निम्न सांद्रता तक चलते हैं। इस विधि से पदार्थों के परिवहन में ऊर्जा व्यय नहीं होती है, अतः इसे निष्क्रिय अभिगमन भी कहते हैं। निष्क्रिय अभिगमन क्या होता है कि इसमें पदार्थ जो होते हैं उन पदार्थों का अभिगमन बिना ऊर्जा के, यानी बिना ऊर्जा के व्यय के कारण से होता है, इसलिए इसको अपन निष्क्रिय अभिगमन भी कहा जाता है। इसके बाद में देखिए वैज्ञानिकों की मान्यता है कि प्लाज्मा झिल्ली पर 7 एंगस्ट्रॉन से 50 एंगस्ट्रॉन माप के असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। यानी होता क्या है कि कोशिका कला जो है, उस कोशिका कला के अंदर 7 एंगस्ट्रॉन से 50 एंगस्ट्रॉन माप के साइज के यहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों के द्वारा ही इन आयनों का, कार्बनिक पदार्थों का, शर्कराओं का, अमीनो अम्लों का आदि का धीमी गति से गमन होता है। इसमें होता क्या है, ये जो छिद्र होते हैं, ये छिद्र संपूर्ण कोशिका कला के अंदर पाए जाते हैं और इन छिद्रों के माध्यम से ही निष्क्रिय अभिगमन की और सक्रिय अभिगमन की क्रिया होती है। इसके बाद में देखिए निष्क्रिय अभिगमन जो होता है, उस निष्क्रिय अभिगमन में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो निष्क्रिय अभिगमन जो होता है, ऊर्जा के आधार पर जो अभिगमन होता है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। ऊर्जा के आधार पर अभिगमन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट को अपन पढ़ रहे हैं निष्क्रिय अभिगमन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपन पढ़ रहे हैं सक्रिय अभिगमन। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है मुख्यतः फिर से 2 प्रकार का होता है। एक साधारण विसरण होता है और दूसरा माध्य विसरण होता है। साधारण विसरण जो होता है उसमें अणुओं का मंद रूप से गमन होता है और माध्य विसरण में अणुओं का तीव्र रूप से गमन होता है, यानी तीव्र गति से गमन करते हैं। साधारण विसरण जो होता है वो मंद गति से करता है, इसमें दोनों में ही ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इस परिवहन प्रणाली में अणुओं को इसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तक ले जाया जाता है जब तक कि एकाग्रता ढाल कम न हो जाए। एकाग्रता ढाल, यहाँ पर देखिए एकाग्रता ढाल का मतलब क्या होता है कि जो 2 माध्यम होते हैं कोशिका के अंदर और बाहर, इन दोनों माध्यमों में जब तक सांद्रता समान नहीं हो जाती है तब तक जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है। एकाग्रता ढाल यही होती है कि जब तक जो है सांद्रता संपूर्ण नहीं हो जाती, कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब ये जो है प्रक्रिया चलती रहती है। निष्क्रिय परिवहन एकाग्रता ढाल के खिलाफ काम नहीं करता है। खिलाफ का मतलब होता है
कि एकाग्रता ढाल के खिलाफ, मतलब जिधर सांद्रता अधिक होती है उस तरफ इनका गमन नहीं होता है, जिधर सांद्रता कम होती है उधर ही गमन होता है। निष्क्रिय परिवहन में शामिल है। निष्क्रिय परिवहन में 3 प्रकार शामिल हैं। इन 3 जो घटनाएं हैं उनके द्वारा ये निष्क्रिय अभिगमन होता है। और ये 3 जो घटनाएं हैं मुख्यतः, एक सरल प्रसार या निष्क्रिय प्रसार होता है, दूसरा ऑस्मोसिस जिसे परासरण कहते हैं, तीसरा सुस्पष्ट प्रसार या विस्तरण होता है, जो कि आप छोटी कक्षाओं में पढ़े हुए हो। सामान्यतः अपन विस्तरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो विस्तरण जो होता है वो क्या होता है इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। और परासरण जो होता है वो क्या होता है इसके बारे में भी अपन यहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अपन जो है निष्क्रिय अभिगमन में होता क्या है, देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन। शॉर्ट में इसकी परिभाषा है, बिना ऊर्जा व्यय के, ऊर्जा व्यय का मतलब होता है ऊर्जा खर्च किए बिना पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परिवहन ही क्या कहलाता है, ये आपका निष्क्रिय अभिगमन कहलाता है। इसको अपन परिवहन भी कह सकते हैं, संचालन भी कह सकते हैं, और इसको अपन अभिगमन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है बिना ऊर्जा व्यय के पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परिवहन या संचालन, ये क्या कहलाता है, निष्क्रिय अभिगमन कहलाता है। अब इसके बाद में विस्तरण के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। तो विस्तरण देखो क्या होता है, विस्तरण को अपन इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन जो होता है वो होता क्या है, देखिए पदार्थ के अणु, आयन या कण स्वयं गति ऊर्जा से या गतिज ऊर्जा के साथ प्रवेश करते हैं। ये कोशिका के बाहर या भीतर उच्छलन करते हैं। देखिए उच्छलन क्या होता है, उच्छलन आपने देखा होगा कई बार, जैसे बरसात होती है या हवा चलती है तो जो पदार्थ, जो मिट्टी के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, निलंबन उच्छलन की क्रिया करते हैं। जो सूक्ष्म कण होते हैं वो उछलते हैं, उस प्रक्रिया को अपन उच्छलन कहते हैं। उसी प्रकार से कोशिका के बाहर कोशिका के बाहर जो है कुछ पदार्थ जो होते हैं वो उच्छलन की क्रिया करते हैं, यानी बाहर जो है इधर उधर गति करते हैं, और गति करते हुए पदार्थ ही जो है अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यही प्रक्रिया जो है अंदर की तरफ जो है कोशिका के अंदर होती है, उच्छलन होता है, और उच्छलन के द्वारा ही कोशिका के बाहर ये पदार्थ के कण बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार उच्च सांद्रता वाली दिशा से निम्न सांद्रता वाली दिशा की ओर पदार्थों के अणुओं का परिवहन ही विस्तरण कहलाता है। मतलब सामान्य परिभाषा है इसकी कि पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर या उच्च सांद्रता वाली दिशा से निम्न सांद्रता वाली दिशा की ओर पदार्थों के अणुओं का परिवहन ही क्या कहलाता है, आपका विस्तरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। कौन से पदार्थों का विस्तरण होता है, देखिए प्लाज्मा झिल्ली से होकर जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, शर्करा, अमीनो अम्ल आदि उच्च सांद्रता से कम सांद्रता या निम्न सांद्रता की ओर विस्तरण या निष्क्रिय अभिगमन की इस प्रक्रिया को इस अभिगमन की इस विधि द्वारा गमन करते हैं। यानी निष्क्रिय अभिगमन जो होता है, इस निष्क्रिय अभिगमन की एक प्रक्रिया है जिसको अपन विस्तरण कहते हैं। और विस्तरण के द्वारा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है, शर्करा है, अमीनो अम्ल है आदि जो है कोशिका के अंदर और बाहर इस प्रक्रिया के द्वारा गमन करते हैं। यानी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता या निम्न सांद्रता की ओर विस्तरण के द्वारा या निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा गमन करते हैं। देखिए सामान्य तरह अब जब अगरबत्ती जो है अपने रूम के अंदर या कमरे के अंदर अगरबत्ती जलाते हैं तो वो एक कोने से जलाने के बाद में वो संपूर्ण कमरे के अंदर फैल जाती है। वो भी एक प्रकार का जो उदाहरण वो किसका है, विस्तरण का ही उदाहरण है। और ये भी यहाँ पर जो है कोशिका के अंदर यही प्रक्रिया होती है, वहाँ पर भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ के कणों का गमन होता है, और यहाँ पर भी जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों के कणों का गमन होता है। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर ऑस्मोसिस, दूसरा जो है परासरण जो होता है वो क्या होता है, विस्तरण से ही मिलता जुलता एक शब्द है जिसको अपन ऑस्मोसिस या परासरण कहते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस या परासरण जो होता है उसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें होता क्या है कि उसके अंदर जल के अणुओं का जो है सांद्रता यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ये गमन होता है। तो ऑस्मोसिस या परासरण जो होता है वो होता क्या है, कोशिकाओं में कला अर्धपारगम्य सजीव रचना के रूप में सक्रिय बनी रहती है। अपन ये कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर जो कला पाई जाती है या जो झिल्ली पाई जाती है वो एक अर्धपारगम्य सजीव रचना होती है। सजीव का मतलब होता है इसके अंदर जीवन संभव, मतलब कोशिका की बाहर पाई जाती है और कोशिका एक सजीव है, इसलिए ये भी एक प्रकार की सजीव रचना है।
और ये सजीव रचना होने के कारण से ये सक्रिय बनी रहती है। इसके अंदर मैंने कहा था कि 7 एंगस्ट्रॉन से 50 एंगस्ट्रॉन तक इसमें छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई, यानी इसको अपन कह सकते हैं पारभासी संरचना होती है। तो इस पारभासी संरचना के द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा जल के अणु या इनकी सांद्रता तनु या कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर ही गमन करते हैं। यह अभिगमन ही परासरण कहलाता है। यानी जल के अणु या इनकी सांद्रता तनु या कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर ही गमन करते हैं, यह अभिगमन ही परासरण कहलाता है। यानी अणुओं का, कौन से अणुओं का? जल के अणुओं का। जल के अणुओं का सांद्रता तनु या कम सांद्र विलयन जो होता है, उस कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर ही गमन होता है। यहाँ पर देखिए उल्टा होता है। यहाँ पर जैसे एक विलयन है, उस विलयन में नमक का या पानी का घोल है, वहाँ पर पानी की बहुत कम मात्रा है और वहाँ पर पानी की कम मात्रा या कम सांद्रता होने के कारण से जल जो होगा वो उस विलयन के अंदर चला जाएगा। जैसे मान लो कि एक अंगूर है, अंगूर को उस विलयन में रखा जाता है, तो अंगूर से जो है संपूर्ण जल जो है उस विलयन के अंदर चला जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? जीवद्रव्य कुंचन भी कहते हैं। तो ये परासरण के ऊपर ये एक प्रक्रिया निर्भर करती है, जिसे जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं अपन, देखें अर्धपारगम्य कला से जल के अणु एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर तब तक गमन करते रहते हैं जब तक झिल्ली के दोनों ओर विलय की सांद्रता का अनुपात समान न हो जाए। यानी जब तक विलयन, जो सांद्र विलयन होता है और कोशिका होती है, उन दोनों के मध्य अनुपात जो होता है वो समान नहीं हो जाता है, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इस प्रक्रिया के अंदर जो है परासरण विभव और दबाव विभव दो जो घटक होते हैं वो इसमें सहायता करते हैं। दबाव विभव जो होता है वो जल के द्वारा लगाया जाता है, जल के अणुओं के द्वारा लगाया जाता है। और परासरण विभव जो होता है, जिस तरफ जल के अणुओं की कमी होती है वहाँ से परासरण विभव उत्पन्न होता है, यानी जल के अणुओं को अपनी ओर खींचने का एक दबाव उत्पन्न होता है, जिसे परासरण विभव कहते हैं। और दबाव विभव जो होता है वो दबाव विभव जो जल के अणु होते हैं, अधिक जल के अणु होते हैं, जिस माध्यम में वहाँ से ये दबाव विभव उत्पन्न होता है। परासरण जो होता है, ये परासरण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतःपरासरण और दूसरा होता है बाह्य परासरण। अंतःपरासरण को एंडोऑस्मोसिस भी कहते हैं और बाह्य परासरण को एक्सोऑस्मोसिस भी कहते हैं। अब देखिए अंतःपरासरण या एंडोऑस्मोसिस जो होता है वो होता क्या है? जल के अणुओं का बाहरी माध्यम या वातावरण से कोशिका में प्रवेश करना अंतःपरासरण कहलाता है। यानी कोशिका जो है, उस कोशिका के अंदर बाहर से जल के अणुओं का अंदर आना क्या कहलाता है? अंतःपरासरण। और बाह्य परासरण क्या होता है? कोशिका के अंदर से जल के अणुओं का बाहर जाना बाह्य परासरण कहलाता है। अब अंतःपरासरण जो होता है उसमें क्या होता है? इस कारण कोशिका के अमाप में वृद्धि होती है, तो कोशिका फूल जाती है, स्फीत हो जाती है। यानी कोशिका जो होती है उस कोशिका में अमाप के अंदर वृद्धि हो जाती है, क्योंकि निरंतर जो है जल उसके अंदर प्रवेश करता है। तो जल प्रवेश करने के कारण से क्या होता है कि कोशिका स्फीत हो जाती है। जिस प्रकार से लाल रक्ताणु को जल में रखने पर कोशिकाएं फूल जाती हैं। आरबीसी को अगर अपन जल में रख देंगे तो आरबीसी आपकी फूल जाएगी। इसका एक उदाहरण है कि जैसे ऊँट है, तो ऊँट की अगर आरबीसी को अपन जल में रख देते हैं या ऊँट पानी पी लेता है, तो पानी पीने के बाद में, संपूर्ण पानी पीने के बाद में उसकी जो आरबीसी है लगभग 240 गुना बढ़ जाती है। कितनी? 240 गुना बढ़ जाती है। यानी आरबीसी जो होती है वो 240 गुना बढ़ जाती है। यह क्रिया कोशिका में लवणों की सांद्रता बाह्य वातावरण से अधिक होने पर होती है। यानी ये प्रक्रिया कब होती है? जब लवणों की सांद्रता बाह्य वातावरण से अधिक होने पर हो। यानी बाह्य वातावरण में लवण की सांद्रता अधिक होती है तब, यानी कोशिका के अंदर लवणों की सांद्रता अधिक हो जाए और जल की कमी हो जाए, तो बाहर से वातावरण से जो पानी है या जल है वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और कोशिका आपकी फूल जाती है। दूसरी प्रक्रिया है जल के अणुओं का कोशिका में से कोशिका झिल्ली से होकर बाहर निकलने की क्रिया को बाह्य परासरण कहते हैं। यह बाह्य परासरण कहलाता है। इनका जैसे बाह्य परासरण होगा तो बाह्य परासरण से क्या होगा कि कोशिका का संपूर्ण जल बाहर निकल जाएगा और फलस्वरूप कोशिका सिकुड़ जाएगी। इस प्रक्रिया को अपन जीवद्रव्य कुंचन भी कहते हैं। इसको अपन जीवद्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में कोशिका का जल बाहर निकल जाता है, कोशिका सिकुड़ जाती है। इस क्रिया को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। और इससे पहले वाले जो क्रिया अंतःपरासरण की, उसको अपन जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। अब इस आधार पर जो है कोशिका जिस विलयन में रखा जाता है, यानी कोशिका जो होती है वो विलयन के आधार पर, यानी कोशिका जो होती है उस कोशिका को जिस विलयन में रखा जाएगा
यानी विलयन जो होते हैं वो विलयन, सांद्र विलयन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समपराश्री, एक होता है अतिपराश्री और एक होता है अल्पपराश्री। समपराश्री देख लेते हैं क्या होता है। प्रकृति में कोशिकाएं सदैव ही एक माध्यम में रहती है। यदि माध्यम कोशिकाओं में उपस्थित सांद्रता के समान सांद्रता का हो तो इसे समपराश्री विलयन कहते हैं। जैसे सामान्य तौर पर अपन समझते हैं तो कोशिका में जैसे मान लो कोशिका का जल और बाहर का जल जो है समान हो, यानी सांद्रता दोनों की समान हो, तब उसको अपन समपराश्री विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन है जिसमें कोशिका को रखा जाए तो कोशिका का माध्यम यानी कोशिका के अंदर उपस्थित विलयन और बाहर का जो विलयन है उनकी सांद्रता समान होती है, तो ऐसा विलयन समपराश्री विलयन कहलाता है। दूसरा, यदि कोशिकाओं के बाहर माध्यम की सांद्रता कोशिका द्रव्य की अपेक्षा अधिक हो तो ऐसा विलयन अतिपराश्री कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय सांद्रता यानी विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो तथा जल की मात्रा कम हो, तथा कोशिका के अंदर जो है विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो और विलायक की ज़्यादा हो, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, अतिपराश्री विलयन कहलाता है। यदि कोशिका द्रव्य की अपेक्षा माध्यम की सांद्रता अल्प हो तो विलयन को अल्पपराश्री विलयन कहते हैं। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा तो कम हो और विलाय की मात्रा अधिक हो, तो ऐसा विलयन अल्पपराश्री कहलाता है। इस कोशिका में, इस विलयन के अंदर अगर कोशिका को रखा जाता है तो कोशिका स्फीत हो जाती है। इसको अपन 3 चित्रों के द्वारा देखते हैं। 3 चित्रों के द्वारा अपन समझते हैं। पहला जो चित्र मैंने बनाया है वो चित्र है आपके समपराश्री विलयन का। समपराश्री विलयन जो होता है उस समपराश्री विलयन में विलेय पदार्थ और विलायक होता है आपका जल, और विलेय पदार्थ मतलब जिस विलेय को आप डाल रहे हो, जिस पदार्थ को अपन इसके अंदर डाल रहे हैं विलयन बनाने के लिए, उसको अपन विलेय पदार्थ कहते हैं। तो इसमें जैसे विलेय पदार्थ और विलाय की मात्रा अगर समान रहती है तो ऐसा विलयन समपराश्री विलयन कहलाता है। इस विलयन के अंदर अगर कोशिका को रखा जाता है तो कोशिका में कोई बदलाव नहीं होता है, कोशिका में कोई चेंज नहीं होता है। दूसरा प्रकार का विलयन है जिसे अतिपराश्री विलयन कहते हैं। इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है और विलाय की मात्रा कम होती है, यानी जल की मात्रा कम होती है। इस कारण से इस विलयन को अतिपराश्री विलयन कहते हैं। इस विलयन के अंदर अगर कोशिका को रखा जाता है तो कोशिका का संपूर्ण जो जल होता है वो अधिक सांद्रता के कारण से यहाँ पर कम सांद्रता वाले विलयन के अंदर चला जाता है, फलस्वरूप कोशिका सिकुड़ जाती है। तीसरा आता है आपके अल्पपराश्री विलयन। अल्पपराश्री विलयन जो होता है वो मुख्यतः अल्पपराश्री विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है और विलाय की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब जल की मात्रा ज़्यादा होती है और विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है। ऐसा विलयन जो है अल्पपराश्री विलयन कहलाता है। इसमें अगर कोशिका को रखा जाता है तो बाहर का जो जल है अधिक सांद्रता होने के कारण से जल जो है कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और कोशिका स्फीत हो जाती है, यानी कोशिका फूल जाती है। इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं, कोशिका स्फीत हो जाती है, फूल जाती है। इस क्रिया को अपन कहते हैं जीवद्रव्य विकुंचन। और इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि कोशिका का सारा जल जो है बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं जीवद्रव्य कुंचन। इस प्रक्रिया में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती, न तो सिकुड़ती है और न फैलती है। ये ऐसा विलयन जो होता है वो समपराश्री विलयन कहलाता है। कोशिका में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर अपने निष्क्रिय अभिगमन पढ़ा है। निष्क्रिय अभिगमन ने अपने साधारण विसरण के बारे में, साधारण विसरण का जो है अपने बारे में पढ़ा है। जो अपने 2 माध्यम पढ़े हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट के, सक्रिय निष्क्रिय अभिगमन के। उस निष्क्रिय अभिगमन के 2 जो प्रकार पढ़े अपने साधारण विसरण, जिसमें अणुओं का मंद रूप से गमन होता है। तो मंद रूप से गमन जो है आपके एक तो विसरण में होता है और एक आपके प्रासरण में होता है, जो अपन ने यहाँ पढ़ लिया है। इसके बाद में दूसरा प्रकार है निष्क्रिय अभिगमन का, वो आपका है माध्य विसरण। माध्य विसरण जो होता है अणुओं का तीव्र रूप से गमन होता है इसमें, और तीव्र रूप से गमन होने के कारण से यहाँ पर जो है कुछ मात्रा में ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। तो माध्य विसरण जो होता है उस माध्य विसरण के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। जो अपनी नेक्स्ट क्लास या आगे की जो क्लास अपन लेंगे, आगे की क्लास में आगे का जो वीडियो है मैं आपको डाल दूंगा। और आगे की क्लास में आप जो है विकल्पी या माध्य द्वारा अभिगमन पढ़ेंगे अपन। ये आपका अगला टॉपिक है, विकल्पी या माध्य द्वारा अभिगमन। तो ये विकल्पी अथवा माध्य द्वारा अभिगमन जो है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसको देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझा के आपको बता दिया जाएगा। ये वीडियो आपका जो है निष्क्रिय अभिगमन के बारे में मैंने बताया। निष्क्रिय अभिगमन जो होता है वो किस प्रकार से निष्क्रिय अभिगमन होता है कोशिकाओं के अंदर, वो अपन यहाँ पर पढ़ा है। और इससे आगे का जो अपन पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।